अस्सलाम वालेकुम जी। साइकोलॉजिकल स्किल्स ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इस चीज़ की हम बात कर रहे थे जबकि हमने लेक्चर पिछला ख़त्म किया था। आज उसी बात को मज़ीद तफसील से पढ़ेंगे और देखेंगे कि साइकोलॉजिकल स्किल्स जो ट्रेनिंग है, क्या माहिरीन नफ्सियात एथलीट्स को, स्पोर्ट्स पर्सन्स को साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन के ज़रिए बेहतर खिलाड़ी बना सकते हैं या नहीं। इसका हमने पिछले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से जायज़ा लिया था। आज इसको मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस हद तक साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो अपनी इंटरवेंशन के ज़रिए से स्पोर्ट्स पर्सन्स को बेहतर परफॉर्मेंस देने पर माइल कर सकते हैं और उसकी तरफ उनको बढ़ा के ले जा सकते हैं। हमने आपको पिछले लेक्चर्स में बहुत सी मिसालें दी थी ऐसे लोगों की जिन्होंने माहिरीन नफ्सियात से रब्ता किया और फिर वो वर्ल्ड चैम्पियंस बने। एक मिसाल आपको याद करा दूं, सर विव रिचर्ड्स जो कि वेस्ट इंडीज़ के बहुत माने हुए बैट्समैन रहे हैं, जिन्होंने बहुत से रिकॉर्ड्स क्रिएट किए थे क्रिकेट की दुनिया में और जिनको उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे मलका ने सर का खिताब भी दिया है। वो भी आपको याद है, मैंने आपको बताया था, अपने उन्होंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट से रब्ता किया था क्योंकि पहली दफ़े जब वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलने के लिए गए तो वो उतनी ज़्यादा रन्स नहीं बना पा रहे थे जितनी उनसे तवक्को की जा रही थी, और यूं भी कहना चाहिए कि जितनी वो खुद से तवक्को रखते थे उतना ज़्यादा वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे। और जब उन्होंने माहिर नफ्सियात से रब्ता किया और उसके साथ अपनी डिटेल्ड डिस्कशंस की जिनका कि हम अब जिक्र करने जा रहे हैं, और जब उस साइकोलॉजिस्ट ने अपने साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोग्राम को ऑपरेट किया तो फिर विव रिचर्ड्स जो थे वो अपने कैरियर के इख्तिताम के बाद सर विव रिचर्ड्स बने। इतनी ज़्यादा अहमियत हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर केस में ऐसा है, इतनी ज़्यादा अहमियत हो सकती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में साइकोलॉजिस्ट की इंटरवेंशन की। ये एक छोटी सी मिसाल है कि इंटरवेंशन कितनी कामयाब हो सकती है माहिरीन नफ्सियात के लिए। और मैंने आपको कई दफ़े ये भी गुजारिश की है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है गो कि ये नया सब्जेक्ट है, रिलेटिवली बाकी जो ब्रांचेस हैं साइकोलॉजी की, मसलन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी है या एबनॉर्मल साइकोलॉजी है या क्लिनिकल साइकोलॉजी है, उसके मुकाबले में ये नया सब्जेक्ट है। लेकिन इसकी अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसमें एंटरटेनमेंट वैल्यू स्पोर्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा है, इसलिए इस सब्जेक्ट की भी अहमियत बहुत ज़्यादा है। और आप जानते हैं कि अहमियत क्यों है? अहमियत इस बिना पे है कि स्पोर्ट्स में आजकल पिछले चंद बरसों के दौरान हज़ारों करोड़ों अरबों डॉलर्स जो हैं वो स्पोर्ट्स पर खर्च किए जाते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स जो हैं ये एंटरटेनमेंट जनरेट करती है और स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट जनरेट करने की वजह से इनका बजट बहुत बड़ा हो चुका है। इसलिए इस सब्जेक्ट की यानी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की मॉडर्न दुनिया में बहुत अहमियत है। इसमें मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर इन्वॉल्व्ड इन स्पोर्ट्स एंड देयरफॉर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स play a very important role in the minds and bodies improvement of people who are involved in sports। और यही वजह है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की अहमियत जो है वो पिछले चंद बरसों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
और इसी चीज़ का हम मुताला कर रहे हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था और इसी चीज़ का आज डिटेल से मुताला करेंगे। इससे पहले कि हम आगे चलें, जल्दी से आप अपना पिछला लेक्चर जो है उसे रिव्यू कर लीजिए। दैट इज़ लेक्चर नंबर 30। हमने आपसे गुजारिश की थी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी वाले जो हैं वो देखते हैं कि साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन्स को कैसे हेल्प कर सकती है। फिर हमने देखा था कि वो 3 कौन सी साइकोलॉजिकल स्किल्स मेजरमेंट हैं जिनके ज़रिए से स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो साइकोलॉजिकल स्किल्स का एक अंदाज़ा लगा लेते हैं। और फिर हमने ये भी देखा था पिछली दफ़े कि वो कौन कौन से 7 फेजेस हैं जो कि स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा हैं। चलिए अब लेक्चर नंबर 30 से निकलकर लेक्चर नंबर 31 पे आते हैं और देखते हैं कि इसकी डिटेल क्या है। इस ज़िम्न में पहली चीज़ जो देखनी है माहिर नफ्सियात को वो ये है, हु इज़ द क्लाइंट। क्या क्लाइंट एक इंडिविजुअल है? क्या क्लाइंट एक ऑर्गेनाइजेशन है जो उसकी सर्विसेज को हायर कर रही है, जैसे कि पीसीबी है? या क्लाइंट जो है वो एक टीम है? तरह तरह के क्लाइंट हो सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट की नौइयत पे डिपेंड करेगा कि माहिर नफ्सियात जो है उसकी नेचर ऑफ इंटरवेंशन क्या है। आप समझ पा रहे हैं? द नेचर ऑफ इंटरवेंशन इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द क्लाइंट। हु इज द क्लाइंट? इफ इट इज एन इंडिविजुअल, then there are different strategies that are to be adopted. If it is a team, then there are different strategies that are to be adopted. And if it is an organization, a college, a school, a university, or a sports board, then different strategies have to be adopted. So this is what is meant by first step in psychological intervention in skills training, the determination of who is the client. एक client एक शख्स भी हो सकता है, और जब वो एक शख्स है तो उसके शख्स होने में either it is a male or a female, and that would determine what kind of intervention has to be employed by the psychologist. If it is a team, is it a team of males or females? Is it a team of 4 or 3 or 11 group members? आप जानते हैं कि फुटबॉल और क्रिकेट और हॉकी और इस किस्म की गेम्स में जो टीम्स हैं उनकी टीम्स की तादाद ज़्यादा है। whereas when you are talking about a team in, for instance, tennis, then there is a team of 2 people. When you are talking, for instance, of a team in water polo, then you are talking of a team of 6 people. When you are talking of volleyball, then you are talking of a different number of individuals. So depending upon whether the client is an individual, and if it is an individual, is it a male or a female? Depending upon whether the client is not an individual and the client is a team, then what is the nature and the nomenclature of the team? तादाद कितनी है? उनकी requirements क्या हैं? या जो client है क्या वो एक organization है, जैसे कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, POA है, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। क्या वो क्लाइंट है? तो क्लाइंट की डिटर्मिनेशन के बाद, आइडेंटिफिकेशन के बाद ही साइकोलॉजिस्ट ये डिटर्मिन कर सकते हैं कि नेचर ऑफ इंटरवेंशन क्या होगी। समझ पा रहे हैं आप? जब तक क्लाइंट को आप ठीक तरह से देख नहीं पा रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, उस वक्त तक एक माहिर नफ्सियात की हैसियत से आपकी जो इंटरवेंशन है वो कंप्लीट और सॉलिड नहीं होगी। इसलिए द फर्स्ट स्टेप इन द इंटरवेंशन प्रोग्राम इज टू डिटरमिन हु इज द क्लाइंट। दूसरी बात जो देखने वाली है वो है इनिशियल मीटिंग क्लाइंट के साथ। वंस यू एज ए साइकोलॉजिस्ट, एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैव डिटरमिन्ड हु इज ए क्लाइंट, a person, a team, or an organization, then you as a psychologist determine the initial meeting. आप जानते हैं, आप क्लिनिकल साइकोलॉजी में पढ़ के आए होंगे
कि इनिशियल इंटरव्यू का, इनिशियल मीटिंग का कितना अहम मकाम है साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में, क्योंकि ये वो मकाम है इनिशियल मीटिंग का जिसमें क्लाइंट और प्रोफेशनल दोनों जो हैं वो एक दूसरे को जज करते हैं, वो अंदाज़ा लगाते हैं इस बात का कि क्या वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, और अगर मदद कर सकते हैं तो किस किस अंदाज में वो मदद करने के काबिल हैं। कोई भी मरीज जो है वो माहिर नफ्सियात से राब्ता करता है तो माहिर नफ्सियात आम तौर पर बिफोर द इनिशियल मीटिंग इज सेट अप एंड व्हेन द क्लाइंट इज सीकिंग एन अपॉइंटमेंट asks whether the person has certain symptoms that fall outside of the expertise of the consulting psychologist. Because if those symptoms or those problems fall outside of the expertise, then the person, the clinical psychologist, the counseling psychologist, is not in a position to help the client. It is a wastage of time for both of them, therefore to meet. और यही बात, इसी बात का इतलाक माहिरीन नफ्सियात जो है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर भी करते हैं कि इनिशियल मीटिंग जो है एथलीट्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ वो निहायत अहम है। उसमें तय होता है कि क्या क्लाइंट सीख कर रहा है और क्या माहिर नफ्सियात जो कुछ क्लाइंट सीख कर रहा है, इज ही और शी इन a position to deliver that. The initial meeting then is to be taken as a very serious step in psychological intervention after you have determined who is the client. Psychological skills training, you must remember, must be used as an important input, as important as the actual physical practice of the skill, perhaps more important because the actual physical skill can improve as a result of psychological intervention, and that depends upon the initial meeting. इतनी अहमियत है initial meeting की। आप जानते हैं, आपने क्लिनिकल साइकोलॉजी में, काउंसलिंग साइकोलॉजी में आपने देखा, पढ़ा, जांचा होगा कि इनिशियल इंटरव्यू का कितना अहम मकाम समझा जाता है इन ट्रीटमेंट और इन साइकोथेरेपी। दिस इज ऑल्सो द केस इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। द इनिशियल मीटिंग बिटवीन द क्लाइंट, दैट इज आइदर द एथलीट और अ टीम और एन ऑर्गेनाइजेशन, सेट्स द टोन, determines the nomenclature of the intervention that psychologist is supposed to carry on. ये है initial meeting का मकाम। इससे अगली बात जो है that relates to the education and training of the psychologist. उसको भी एक नज़र देख लेते हैं। पहली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स बॉडी जो है वो रोम में बनी थी, रोम इटली के शहर में, और उसके बाद अमेरिका में और कनाडा में और यूरोप के मुख्तलिफ मकामात पे, फिर जापान और चाइना में ये बॉडीज़ जो हैं ये फॉर्म होती चली गई। इन बॉडीज़ का क्या मकसद है? इन बॉडीज़ का मकसद ये है, ये प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, सच एज आई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन या अमेरिकन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन। ये बॉडीज़ जो हैं ये डिटर्मिन करती हैं कि जो माहिर नफ्सियात है वो किस हद तक पढ़ा लिखा है और क्या वो एडवाइस देने का मजाज है या नहीं है। इस चीज़ को डिटर्मिन करने के बाद और इस सर्टिफिकेशन को चेक करने के बाद, once it has been determined that the psychologist is a qualified person, then the psychologist must intervene, and the psychologist cannot intervene unless the psychologist himself or herself feels the same way as the person who is seeking the intervention. आपको ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में हमने या आपने दूसरे सब्जेक्ट्स में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा एम्पथी का। याद है आपको? व्हाट इज एम्पथी? एम्पथी इज फीलिंग लाइक द अदर पर्सन। इन काउंसलिंग साइकोलॉजी,
in psychological practice, in therapeutics, empathy is an important element of the process of cure, of the process of therapy. इसलिए कि जो माहिर नफ्सियात है, if he or she is feeling empathetic, then he or she is in a better position to appreciate the problem that besets the client. अब एम्पथी को आप सिंपथी से कंफ्यूज ना करें, ये हमदर्दी नहीं है. एम्पथी इज फीलिंग लाइक द अदर पर्सन, नॉट फीलिंग pity or sorry for the other person, which is sympathy, not feeling compassion for the other person, which is sympathy, but feeling in the similar vein as the other person is feeling, that is empathy. If a psychologist who is ready to intervene on behalf of a sports person, if he is empathetic, if he can feel with the sports person the way he or she is feeling, then he is in a better position to relate to and therefore offer advice to and therefore intervene in the process of training and teaching the sports person to become a better sports person. If the empathy is missing in him, if the empathy is missing in her as an interventionist, then half the battle is lost. That is how important is the concept of empathy, feeling with the sports person. Therefore, a sports psychologist must not only be a certified, educated person, but also have the sensitivity, the sensibility to be empathetic. And that is the important part of what we call education and training of the sports psychologist. Proper education, proper training, and proper sensibility. Sensibility. आपको याद है कि जब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट्स 20वीं सदी के शुरू और दरमियान के बरसों में अपनी तहकीक कर रहे थे, और जब वो TAT जैसे टेस्ट की, आपको याद है TAT क्या है? TAT stands for, as you remember, thematic apperception test. जब वो इसकी इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, या रोशाह टेस्ट की इंटरप्रिटेशन कर रहे थे, या HTP की इंटरप्रिटेशन करना सीख रहे होते हैं माहिर नफ्सियात, तो एक चीज जो उनसे तवक्को की जाती है, that is rigorously scientific intuition and empathy, feeling like the other person. This is how important clinical counseling psychologists consider empathy, and this is how important it is in sports psychology also. इससे अगली चीज जो ट्रेनिंग का हिस्सा है, that is how to assess the person who is to be trained. The assessment of the needs of the person who is to be trained by a sports psychologist. The client may be a person, the client, remember, may be a team, or the client, remember, may be an organization. Sports psychologist, therefore, has to assess what are the needs of the client, whether the client is a person, a team, or an organization. And what does that mean? Assessment of needs and analysis of strengths and weaknesses of the client. कि जो इंडिविजुअल एथलीट है या इंडिविजुअल स्पोर्ट्स पर्सन है, लड़का या लड़की, स्प्रिंटर या वाटर पोलो प्लेयर या डाइवर या पोल वॉल्टर या बॉलर या बैट्समैन या स्पिनर या गुगली बॉलर, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और उसकी वीकनेसेस क्या क्या हैं. दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड बिफोर इंटरवेंशन could take place. अगर
सब माहिर नफ्सियात को इस बात का पूरी तरह से इल्म है कि उसका क्लाइंट जो है वो किस फील्ड में, किस ज़िम्न में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और अगर माहिर नफ्सियात को इस बात का भी इल्म हो कि उसका क्लाइंट जो है उसकी वीकनेसेस क्या हैं, तो फिर द इंटरवेंशन कुड बिकम मोस्ट इफेक्टिव. So the next step in intervention in a skills development program is to assess the needs of the person in terms of the strengths and weaknesses of the person, the team or an organization. इसके 4 steps हैं. Development of a needs assessment plan depends upon 4 steps. We will take those steps one by one. First, the interview. अभी उसका हम जिक्र करके आए. That was the initial interview. Now we are talking about, we have decided that intervention on behalf of the sports psychologist is going to take place. The client has agreed, the psychologist has agreed, the psychologist feels that he or she has the capacity and the repertoire to offer advice. The client feels that the psychologist has the necessary training and the necessary clinical insight and empathy to offer training, and therefore they have now agreed. And the first step that takes place in this context is the interview. अब इंटरव्यू का क्या मकसद है? अब इंटरव्यू का मकसद ये देखना नहीं है कि क्या हम एक दूसरे को एडवाइस ऑफर कर सकते हैं, बल्कि अब इंटरव्यू का मकसद है, साइकोलॉजिस्ट्स आर कंडक्टिंग एन इंटरव्यू इन दिस स्टेज नाउ टू असेस द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. यूजुअली दिस इज एन इंटरव्यू which uses an open-ended format. आप जानते हैं open-ended format और closed-ended format क्या होता है? Open-ended format, as you know, depends upon the development of the interview as it takes place. There is no structured view, no structured idea in the mind of the interviewer as to where the interview is going to go. He or she follows the interview depending upon the responses of the interviewee. जो interviewee information interviewer को दे रहा है, उसी की basis पे interview आगे बढ़ रहा है. So, in this phase, the first step that is to take place is an open-ended interview. क्योंकि अभी तक माहिर नफ्सियात जो है उसको क्लाइंट के बारे में आगाही तो है, लेकिन इन डेप्थ नॉलेज नहीं है. इसलिए इंटरव्यू जो है और ओपन एंडेड इंटरव्यू जो है उसका मकसद ये है कि वो माहिर नफ्सियात जो है वो अपने क्लाइंट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज इकट्ठी करें. एंड दैट कैन कम अबाउट as a result of an open-ended interview. Once the open-ended interview within the plan of development of a needs assessment plan takes place, then the second thing comes into operation within the same process. And what is that? That is to create a performing profile. ये performing profile क्या है? कि एक शख्स, एक एथलीट जो है वो परफॉर्मेंस में कौन कौन सी चीज़ें मिस कर रहा है और कौन कौन सी चीज़ें उसकी उस एथलेटिक परफॉर्मेंस में या स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में अच्छी हैं. प्रेपरेशन ऑफ ए परफॉर्मिंग प्रोफाइल रेफर्स टू फाइंडिंग आउट हाउ द एथलीट, द स्पोर्ट्स पर्सन परफॉर्म्स इन एक्चुअल प्रैक्टिस. इसको यूं भी समझा जा सकता है कि एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपनी असेसमेंट करता है एक स्केल पर. द स्केल में बी फ्रॉम 1 to 10, 1 to 5 और 1 to 7 as to how he is performing in terms of actual practice, in terms of motivation, in terms of
focus of attention, in terms of, let us say, self-awareness, in terms of self-confidence, in terms of self-esteem. ये तमाम चीज़ें जो हैं आप जानते हैं, they are related to performance of the athlete. An athlete is assessed on all of these on a scale, and that scale becomes what a psychologist calls the performing profile. This is the second step. The third step within this is the observation by the sports psychologist of the athlete or the sports person in actual practice. अभी तक आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो है, अब उसको ये मौका नहीं मिला था, वो यहाँ तक नहीं पहुँचा था कि वो फील्ड में जाके एक्चुअल प्रैक्टिस के दौरान एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन को ऑब्जर्व कर सके. अभी तक इंटरव्यू हुआ जिसमें इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे गए और माहिर नफ्सियात के जहन में एक ढांचा बना कि मेरा क्लाइंट जो है उसकी ये कमज़ोरियां हैं, उसको ऐसा ऐसा किया जाए तो वो कमज़ोरियां ठीक होंगी, ये स्ट्रेंथ्स है और अगर इन स्ट्रेंथ्स को बढ़ाया जा सके तो फिर वो स्ट्रेंथ्स बढ़ने की वजह से उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी. दूसरे स्टेप में उसने परफॉर्मिंग प्रोफाइल बनाई थी. उसने देखा कि एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपने ख्याल में एक्चुअल प्रैक्टिस में अपने आप को कहाँ रेट कर रहा है, 1 से 10 तक या 1 से 5 तक या 1 से 7 तक या 1 से 3 तक, जैसा भी परफॉर्मिंग प्रोफाइल का हिस्सा है, उस वो अपने आप को कैसे रेट करता है. और अब तीसरे स्टेप में माहिर नफ्सियात जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन को उसके एक्चुअल फील्ड में जाके ऑब्जर्व कर रहा है कि वो एक्चुअल सिचुएशंस में एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन किस तरह से बिहेव करता है. क्या वो शॉर्ट टेम्पर्ड है, क्या वो ज्यादा टिमिड है, डज ही और शी लैक aggression, does he or she has too much aggression, therefore loses a sense of balance and propriety and is unable to perform at peak level. Does he or she hold back his or her effort? How is the team behaving? Are the team members coming together as a well-knit unit, or are they playing separately? You may have, for instance, a group of people who are highly proficient, but when they come together as a team, they don't gel. तो needs assessment plan जो है, इसमें अब माहिर नफ्सियात जो है वो ये देख रहा है कि एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो एक्चुअल प्रैक्टिस में कैसे बिहेव करता है. अगर वो एक टीम है तो अब वो माहिर नफ्सियात देख रहा है कि वो टीम एक्चुअल ट्रेनिंग में, एक्चुअल मैच में कैसे बिहेव करती है. इन अदर वर्ड्स, द नीड्स of the team or the individual or the organization are being assessed by the psychologist by looking at the actual encounter, actual practice of the athlete, the team or the organization. मिसाल यूं लीजिए कि एक एथलीट का नीड्स असेसमेंट प्लान जो है वो माहिर नफ्सियात ने बनाना है कि उसकी नीड्स जो हैं वो क्या क्या हैं. उसको बनाने के लिए उस एथलीट को फील्ड में जाके देखना भी माहिर नफ्सियात के लिए ज़रूरी है. मिसाल के तौर पर, जब मैंने अभी आपको बताया कि विव रिचर्ड्स ने राब्ता किया माहिरीन नफ्सियात से कि आप बताइए कि क्या वजह है कि मैं ज़्यादा स्कोर्स, लंबे स्कोर्स नहीं कर पा रहा, मेरी स्कोरिंग कैपेसिटी जो है वो 30, 25, 40 तक रह गई है, इसकी क्या वजह है. तो माहिरीन नफ्सियात ने इनिशियल इंटरव्यू किया, उसके बाद उनकी प्रोफाइल बनाई
और उसके बाद उनको ऑब्जर्व किया मैच में जाके कि मैच में क्या वो प्रेशर के तहत खेल रहे हैं या कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे या क्राउड को ध्यान ज्यादा दे रहे हैं या हॉस्टिलिटी ऑफ क्राउड की वजह से गेम की तरफ उनकी तवज्जो जो है वो कम हो गई है। ये उसी वक्त मुमकिन है व्हेन द साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व्स द पर्सन, द एथलीट, द टीम in the actual game-like situation. And that is the third step within the needs assessment plan. याद रहे कि हम नीड्स की असेसमेंट कर रहे हैं माहिर नफ्सियात की हैसियत से कि हमारे क्लाइंट की नीड्स क्या हैं। तो चौथा स्टेप जो है वो है जिसको हम कहते हैं यूज ऑफ पेपर एंड पेंसिल या ऑब्जेक्टिव इन्वेंट्रीज। अब यहाँ पर हम मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माहिरीन नफ्सियात ऐसा करते हैं। आप जानते हैं कि हमने बहुत से टेस्ट्स का आपके साथ जिक्र किया था। आप जानते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में या काउंसलिंग साइकोलॉजी में द साइकोलॉजिस्ट uses different types of tests. That is, to discover the hidden potential, the unconscious motivations, those things that lie deep within the psyche of the person. Sports psychologists do the same thing. Use paper and pencil inventories, personality tests that we have already described to you that help to assess the needs of the client. The client, as I told you before, may be one person, a team, or an organization. Depending upon if it is an organization, then a questionnaire might be used. If it is a team, then different types of observational techniques or questionnaires may be used. And if it is a client, single person, then of course different types of individual tests as well as questionnaires may also be used. These are some of the examples of how tests may be used as a overall intervention technology to assess the needs of the person that the psychologist is going to help. And that is what is called the development of a needs assessment plan. कि उसकी needs को assess किया जाए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद माहिर नफ्सियात क्या करेंगे? उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि उस शख्स की नीड्स क्या हैं। अब एक्चुअल साइकोलॉजिकल मेथड्स का तारुफ करेंगे माहिरीन नफ्सियात। एक्चुअल साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन टेक्नोलॉजीज टेक प्लेस and what were those psychological technologies that may take place? Before we name those, you must keep in mind two things related to psychological methods and strategies to be taught. And what are those two things? Number one, the timing. किस वक्त उन strategies को बताना है। और number two, the sequencing of the delivery. आप delivery जानते हैं क्या है? देखें, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसके भी दो हिस्से हैं। नंबर वन, द कंटेंट एंड नंबर टू, द डिलीवरी। कंटेंट एंड डिलीवरी आर टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एनी टीचिंग methodology. This is also true of psychological intervention. The content and the delivery, what is to be taught to the athlete, to the team, to the organization, and how. In other words, the content, the sequencing, and the timing are most important in this phase of the intervention of a psychologist in treating and training the athlete. अगर टाइमिंग में प्रॉब्लम हो जाए, अगर सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम हो जाए, तो फिर टाइमिंग और सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम की वजह से द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन वुड नॉट बी एज इफेक्टिव एज इट कुड पॉसिबली बी। मिसाल के तौर पर, अगर माहिर नफ्सियात
किसी एथलीट को वो चीज़ें पहले बता दे जो अभी उसकी ट्रेनिंग का, उसकी डेवलपमेंट का हिस्सा नहीं है, तो फिर इट इज़ लाइक वेस्टिंग हिज और हर टाइम. एंड दैट इज़ वाई it is said that timing and sequencing of the intervention techniques are most important. ये हमने आपको बताया कि टाइमिंग और सीक्वेंसिंग जो है वो अहम है. अब इससे आगे चलते हैं और कंटेंट का भी जिक्र करते हैं कि हमने ये तो देख लिया कि टाइमिंग और सीक्वेंसिंग क्या होगी, उस इंटरवेंशन के क्या कंटेंट हैं, माहिर नफ्सियात कैसे इंटरवीन करेगा. When we are talking about actual teaching and learning of psychological methods, there is a long list of what the psychologist could possibly do. But we will talk about 5 or 6 or 7 of those where the psychologist may intervene to improve upon the skills of the sports person. देखिए जी, कंटेंट्स में जो माहिर नफ्सियात है वो एथलीट्स को या टीम्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत सी चीज़ें सिखा सकता है. जैसे मैंने अभी गुजारिश की, एथलीट से शुरू करते हैं. क्या क्या सिखा सकता है? पहली चीज़ रिलैक्सेशन, दूसरी चीज़ सेल्फ टॉक, तीसरी चीज़ अटेंशन स्किल्स. याद है आपको ये सारी बातें? पहली चीज़ हमने क्या कहा? रिलैक्सेशन. आप जानते हैं कि रिलैक्सेशन के बारे में जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशंस हैं, उनमें माहिरीन नफ्सियात ने क्या देखा है, जरा जहन में लाइए कि अगर रिलैक्सेशन या लेवल ऑफ एक्टिवेशन बहुत कम है, रिलैक्सेशन ज्यादा है, तो परफॉर्मेंस बुरी है. अगर लेवल ऑफ एक्टिवेशन या रिलैक्सेशन कम है, उससे लेवल ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है, तो परफॉर्मेंस बढ़ गई है, बेहतर हो गई है. लेकिन अगर लेवल ऑफ एक्टिवेशन बहुत बढ़ गई, यानी रिलैक्सेशन कम हो गई, और एक शख्स, एक एथलीट जो है वो ज्यादा टेंस हो गया, तो फिर उसकी परफॉर्मेंस जो है दैट इज नेगेटिवली अफेक्टेड, दैट डिटीरियरेट्स. रिमेंबर द इन्वर्टेड यू. आपको याद आया? हमने आपको इन्वर्टेड यू की थ्योरी बताई थी, दैट परफॉर्मेंस एंड रिलैक्सेशन और what we call level of activation are go like an inverted U, like that. That if your level of activation, the athlete's level of activation is low, then there is low performance. If the level of activation increases, performance becomes better. But if the level of activation goes beyond a certain optimal point, then of course the performance deteriorates. Remember that? And that is where psychologists intervene and teach people, athletes, to relax, where they feel that the level of activation has gone too high and thereby it has resulted in the deterioration of performance. That is where they have to learn to relax. That is one content of technology, teaching athletes to relax when the athletes or sports persons feel that their level of activation has increased beyond the optimal level, thus affecting their performance negatively. एक और चीज जिसका हमने जिक्र किया था, जो इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी का यहाँ पर हिस्सा है, दैट इज सेल्फ टॉक. याद आया आपको? स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं, उनकी नेगेटिव सेल्फ टॉक की वजह से या लैक ऑफ सेल्फ टॉक की वजह से या लैक ऑफ पॉजिटिव सेल्फ टॉक की वजह से उनकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट करती है. इसलिए when psychologists intervene, they teach athletes, teams, how they have to check, observe, monitor what is their self-talk while they are performing, and then to change the negative self-talk into positive self-talk. That change of negative self-talk into positive self-talk, and that change from
negativity to positivity of the self results in improvement of sports performance. And that is another strategy that is adopted by sports psychologists in intervening. Another strategy is to set goals. In case of teams, let us take the example of a team. Let us say that we are talking about a field hockey team. मैंने आपसे पहले भी गुजारिश की थी कि हम सिर्फ हॉकी नहीं कह सकते इसे, इसलिए कि हॉकी जो है वो इंटरनेशनल एरिना में आइस हॉकी और फील्ड हॉकी में उसमें डिस्टिंक्शन किया जाता है. जिसको हम बड़े सगीर में सब कॉन्टिनेंट में हॉकी कहते हैं, उसको अमेरिका या कनाडा में लोग या माहिरीन नफ्सियात या स्पोर्ट्स पर्सन जो हैं उसको वो फील्ड हॉकी कहते हैं, डिफरेंट फ्रॉम आइस हॉकी. हमारे यहाँ आइस हॉकी नहीं है ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज हार्डली एनी आइस दैट इज टू बी फाउंड in the subcontinent except of course on the mountains. So we don't have the concept of ice hockey as a sports, but in Europe and in North America, on the North American continent, ice hockey and field hockey are separated. So we are talking about field hockey now. Suppose the psychologist and the team decide while playing field hockey that they, by the end of the year, intend to turn 90% of their shot corners into goals. Now that is an example of goal setting, and that is another intervention technique adopted by psychologists, that at the end of certain time period the team as a whole will practice so much that it will try and convert 90% or 80% or 60% of short corners into goals in the opponent's team. That is an example of goal setting. Another thing that psychologists may intervene relates to self-hypnosis. हमने आपसे इस टॉपिक से मुतल्लिक भी पहले बात की हुई है कि self-hypnosis क्या है. Bringing a person into a heightened state of suggestibility, and that can be achieved by self-talk. You remember we talked in great detail about self-hypnosis. That is another technology that is taught and that can be taught by sports psychologists. Another strategy that is used in intervention is what is called developing of attentional skill. आप जानते हैं कि एक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में खराबी की वजह यह भी है कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी अटेंशन जो है वो डाइवर्ट हो जाती है. एंड बिकॉज ऑफ डाइवर्शन और डाइवर्टेड अटेंशन द परफॉर्मेंस ओवरऑल सफर्स. स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट्स ट्रेन athletes and sports persons to keep their attentional focus. Remember that we talked about attentional focus. That's another technology. इस तरह बहुत सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो टीम्स को, इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को इंटरवीन करके उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकते हैं. इसी रेफरेंस में जो दूसरी चीज देखने वाली है दैट इज टू कीप ए टैब ऑन परफॉर्मेंस रूटीन्स. आप जानते हैं कि जहां साइकोलॉजिस्ट्स टीम्स को या इंडिविजुअल्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को ये स्किल्स सिखा रहे हैं, वहां उसी में दूसरी चीज जो उन्होंने सिखानी है वो ये है दैट the teams or the individuals or the organizations must come into the loop of performance. That is, the performance routine must be maintained. Research shows that those athletes, those teams that maintain a performance routine perform better. So that is another way in which sports psychologists intervene. चलिए अब इससे आगे चलते हैं. हर स्पोर्ट्स का एक अपना सीजन होता है. आप जानते हैं कि क्रिकेट का सीजन जो है
हमारे मुल्क में इस बरे सगीर में वो आम तौर पे फॉल में यानी गर्मियों के बाद शुरू होता है। उसकी वजह यह है कि हमारा मौसम ऐसा है। आप जानते हैं कि यूरोप में या अमेरिका में जो फुटबॉल सीज़न है, अमेरिका में फुटबॉल सीज़न फॉल में शुरू होता है। आप जानते हैं कि यूरोप में या साउथ अमेरिका में जो फुटबॉल सीज़न है वो साल के उन महीनों में शुरू होता है जहां मौसम जो है वो इतना सख्त करख्त न हो। सीज़न के एंड पे इवैल्यूएशन ऑफ द इंटरवेंशन must take place so that the athlete, the psychologist, the team and the organization knows how far the intervention that has taken place on part of the psychologist has helped the athlete, the team or the organization. सीजनल स्पोर्ट्स में जो कि तकरीबन अब तमाम स्पोर्ट्स जो हैं वो अब इस वक्त तक तो सीजनल ही हैं, उसमें एंड ऑफ द सीजन पे एक assessment of evaluation plan has to take place and that is part of the intervention program. उसमें यह भी पता चलता है कि साइकोलॉजिस्ट ने की जो इंटरवेंशन है उसका किस हद तक फायदा हुआ है और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने ज्यादा फायदा उठाया है और कौन से वो लोग हैं जिन्होंने उसका कम फायदा उठाया है और कौन से वो लोग या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने उसका फायदा बिल्कुल ही नहीं उठाया। और अगर कुछ लोग एथलीट्स या टीम्स ऐसी हैं जिन्होंने उस इंटरवेंशन का फायदा नहीं उठाया, विच इज डिस्कवर्ड एट द एंड ऑफ द सीजन, देन द प्रोग्राम मस्ट बी स्टॉप्ड बिकॉज दैट इज अ वेस्टेज ऑफ मनी एंड एफर्ट एंड दैट इज व्हाट इज मेंट बाय इवैल्यूएशन ऑफ द साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन प्रोग्राम। इससे पहले कि आज का लेक्चर खत्म करें, लेट अस रिव्यू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट टुडे। वी हैव continued from the last few lectures, particularly from the last lecture, that is lecture number 30, and we have seen how psychologists can intervene. What is the nature of intervention? What did we see today specifically? We saw the psychologists must see who is the client. Is the client a person, a team, or an organization? Because once that is determined, the strategies of intervention would differ. The strategies for intervention for an individual may involve, for instance, attentional focus, whereas the strategy for a team may involve, for instance, overall goal setting. Isliye, whoever is the client, that determines the strategies that are to be adopted. That is one thing that we saw. Then we saw what is the initial interview, what is the use of the initial interview. Then we saw how assessment is carried on, assessment of the needs. वो क्या थे उसके हमने 4 चीजें देखी। इंटरव्यू करें, पहला, दूसरा परफॉर्मिंग प्रोफाइल, तीसरा एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ द पर्सन इन द फील्ड, एंड द फोर्थ वन the use of projective or pencil and paper tests. और उसके बाद हमने 4, 5, 6 actual techniques देखी how psychologists may intervene, such as improving the attentional focus, such as setting the goal, such as looking at and improving the overall targeting of the individuals or the teams, जिसको हमने goal setting कहा। और आखिर में हमने देखा कि इसका प्लान का फायदा जब होगा जब एंड ऑफ द सीजन पे उसकी इवैल्यूएशन की जाए और देखा जाए कि जो इंटरवेंशन हुई है उसका किस हद तक फायदा हुआ है या किस हद तक फायदा नहीं हुआ, और फायदा न होने की सूरत में इस इंटरवेंशन प्लान को या मॉडिफाई किया जाए या चेंज किया जाए या टर्मिनेट किया जाए। दैट इज व्हाट वी टॉक्ड अबाउट टुडे। We will talk about a new topic in the next lecture. Until that time, do take a look at this. Khuda Hafiz, God be with you.